सबसे पहले बात करेंगे फैजाबाद के बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की। विधानसभा में आने वाले बापू नगर की हालत दयनीय बनी हुई है। यहाँ पर लोग नर्क के जीवन जीने को मजबूर है। इतना ही नहीं, स्कूली बच्चे भी स्कूल के सामने गंदे पानी में से आते जाते हैं और आते जाते वक्त वो अक्सर गिर भी जाते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निगम अधिकारियों को इसकी शिकायत कई बार की है, लेकिन आज तक कोई देखने तक नहीं आया। महात्मा गांधी के नाम पर बसाया गया बापू नगर आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यहाँ पर रहने वाले लोग गंदगी से किस कदर परेशान हैं, ये आपको इन सब तस्वीरों से अंदाजा ही लग सकता है। सरकारी स्कूल के सामने गंदगी की भरमार है। यहाँ पर बच्चे भी स्कूल आते जाते समय इस गंदगी में गिर जाते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो वो मजबूरी में इस गंदगी में अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। उनकी कोई सुनने वाला नहीं। इसकी शिकायत उन्होंने कई बार नगर निगम के अधिकारियों से भी की है, लेकिन आज तक किसी ने इसकी सुध नहीं ली। एक तरफ जहां नेता और अधिकारी फैजाबाद को स्मार्ट सिटी होने का दावा ठोकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बयान करती हैं। अच्छा, कोई साफ कुछ है नहीं, बच्चे ही स्कूल है, स्कूल बच्चे इसी में ही खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बीमारी मच्छर समझ ही रहे हैं। कब से आ रही है पानी वो जा रहा है? जी, जब से सीवर बने जब से दिक्कत है। अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई कहीं शिकायत वगैरह लगाई? शिकायत सब लगा के देख लिए, कुछ सुनवाई नहीं है। अच्छा, कौन है पार्षद? पार्षद जी राकेश गुजर हैं। राकेश गुजर के पास गए अभी कभी? गए हैं लोग तो फिर अभी कोई सुनवाई नहीं है। तो पानी बारिश आती है तो और परेशानी आती है? पूरा मतलब घुटने तक पानी आ जाता है। तो आने जाने वाले वाहन के दिक्कत है। नाम भाई साहब? मेरा नाम देवेंद्र भैया। देवेंद्र जी, क्या परेशानी आ रही है आपको? भैया जी, मेन रोड पे इतनी गंद भरी पड़ी है, सीवर का पूरा पानी मेन रोड पे भरा रहता है। अच्छा, और इससे पूरे हम परेशान हैं। इधर स्कूल के बच्चे परेशान हैं, स्कूल की मैडम परेशान। कब से परेशानी आ रही है पानी भरा हुआ? ये तो 2-3 महीने हो लिए, बहुत टाइम से परेशान है इससे। बहुत टाइम से परेशान। ये लाइन जो है आगे जो है, इन्हों पार्षद जी को पैसे भी दिया था मंत्री जी ने, और उन्होंने प्रोजेक्ट भी काफ़ी लंबा था, ये 1 करोड़ समथिंग का प्रोजेक्ट था। उसके बावजूद भी इनकी समस्या की समाधान नहीं निकली है अभी तक में। और पानी आगे निकासी ही नहीं है। सीवर लाइन भी जो है अब भी जो है टूटी पड़ी है। चारों तरफ से जो भी लाइन डली है तो ढंग से कब से खराब है? ये 2 साल हो गए कम से कम। 2 साल से खराब है। अब बारिश के टाइम पे तो काफी बारिश के टाइम से तो निकलना भी मुश्किल है इस एरिया से। स्कूल है सामने बच्चे। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की और आपको बता दें कि सरकार द्वारा 4वीं से 5वीं और ऊपरी कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने के बाद अब ये देखने में आ रहा है कि सरकारी व निजी स्कूलों में कोविड-19 की अच्छी खासी पालना की जा रही है। और हालांकि कुछ सरकारी और प्राइवेट स्कूल ऐसे भी हैं जो सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी कहते हैं कि नियमों की अवमानना करने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिखाई दे रहा है नज़ारा फैजाबाद के निजी और सरकारी स्कूल का है, जहां कक्षाएं खुलने के बाद बच्चे स्कूल में प्रवेश कर रहे हैं। स्कूल में बच्चों का मास्क और टेम्परेचर चेक करते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। भले ही हरियाणा सरकार ने स्कूलों को खोलने के आदेश दे दिए, लेकिन आज भी कम बच्चों को ही स्कूल में आते देखा गया। प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका ने कहा है कि सरकार ने ये अच्छा काम किया है, हम इसके लिए सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। स्कूल के गेट पर ही बच्चों को चेक किया जाता है, उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है, उनके पास मास्क है या नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। जब हम लोग एंटर करते हैं तो सैनिटाइजेशन होती है, सोशल डिस्टेंसिंग होती है और हमारा टेम्परेचर चेक होता है और पूरी सावधानी रखते हैं। अगर इस बीच किसी की तबीयत खराब हो या टेम्परेचर हाई हो तो क्या करते हैं? उनको घर भेज देते हैं और उनको रेस्ट लेने को कहते हैं और उनको क्वारंटीन करने के लिए भी बोलते हैं। तो स्कूल के अंदर समय पर किया जा रहा है या फिर क्या सोशल डिस्टेंस की बात करें, स्कूल में कैसे बनाया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है? पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग होती है, एक बेंच पे एक बच्चा बैठता है एंड मास्क प्रॉपर लगाते हैं और टीचर सब ध्यान रखते हैं। मेंटेन होती है, एक बेंच पे एक बच्चा भी बैठता है और सब कुछ अच्छी तरह से हो रहा है। टीचरों की तरफ से कैसे आपको जागरूक किया जाता है कि कोरोना काल की तीसरी लहर लगातार चल रही है, उसको देखते हुए किस सावधानी की बात की जाए, तो कितनी सावधानियाँ सब में देखी जा रही है? स्कूल के अंदर तो पूरी सावधानी है, मास्क लगाया जाता है सबको और टीचर भी अपनी तरफ से पूरी हमारी वो करती हैं, हेल्प करती हैं। स्कूल में एंट्री करने से पहले किस प्रकार की सावधानी होती है? सैनिटाइजर होता है, कैसे आप लोगों बच्चों को? जब हम सुबह स्कूल आते हैं तो सबसे पहले हैंड सैनिटाइज़ किया जाता है, क्लासरूम सैनिटाइज होता है, उसके बाद एक बेंच पे एक बच्चा बैठता है और हमारा फीवर भी चेक किया जाता है। सबके फेस में मास्क होता है, कंपलसरी है ये चीज़, और सब कुछ सही से करते हैं। अगर इस बीच टेम्परेचर हाई होता है जैसे बच्चे का, तो
अगर किसी बच्चे का टेम्परेचर हाई होता है तो उसे घर भेज दिया जाता है और मेडिसिन लेने के लिए। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। तेज गति से आ रहे 32 टायर ट्राला ने बल्लभगढ़ के नेशनल हाईवे पर गुडियर चौक पर स्थित पुलिस बूथ को टक्कर मार दी और उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। हादसे में 3 पुलिस के जवानों को चोट लगने का समाचार मिला है, जिसमें से 1 पुलिसकर्मी को भर्ती कराया गया जबकि 2 को उपचार करने के बाद घर भेज दिया गया। कैंटर को छोड़कर चालक मौके से फरार हो गया। घटना में ज्यादा गंभीर होमगार्ड के जवान दर्शन की बाइक भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फरीदाबाद से सेक्टर 16 स्थित मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती ये पुलिस का जवान है जो 32 टायर ट्राला द्वारा पुलिस बूथ को तोड़ने के बाद बुरी तरह से घायल हो गया। इस जवान के साथ 2 पुलिसकर्मी और भी घायल हुए थे जो पुलिस बूथ में अंदर बैठे हुए थे और बुरी तरह से वो भी घायल हुए हैं। सिविल अस्पताल में इलाज करवाने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। दरअसल एक 32 टायर ट्राला दिल्ली की तरफ से आ रहा था और वो इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 6 की तरफ मुड़ रहा था और गुडियर कंपनी के सामने जैसे ही मुड़ा तो तेज गति होने के कारण ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वो वहां बने पुलिस बूथ से जा टकराया जो कि पूरी तरह से टूट गया। भाई साहब दर्शन करीब 9 सवा 9 बजे के करीब अपने घर जा रहा था बाइक में, ड्यूटी ऑफ करके जी बाइक में पैर ही मार रहा था, मतलब स्टार्ट करने के लिए एकदम एक अनकंट्रोल होकर के ट्रोला आया। किस तरफ से आया था ट्रोला? दिल्ली साइड से। ठीक है। दिल्ली साइड से ट्रोला आया और उसने सीधी टक्कर बूथ में मारी, जिसमें दर्शन की पहले तो दर्शन की मोटरसाइकिल में मारी, फिर उसके वो दब गया नीचे पैर, फिर ऊपर चढ़ गया, फिर बूथ में सीधी मारी। 2 जवान और भी थे उसमें। तो पुलिस के जवान जो घायल हो गया इसमें? दर्शन को ज़्यादा चोट आई है जी। कैसी कंडीशन है पुलिस का जो जवान है? अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। कौन से हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है? मेट्रो बूथ में टक्कर मारी है ट्रोला ने, क्या था ये पूरा मामला? इसका ये था जी कि शाम के टाइम ड्यूटी से ऑफ करके और मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी करके और इसमें मोटरसाइकिल में किक मारी जी। किक मार से जैसे घर के लिए चला तो एक ट्रोला ने सीधी टक्कर मार लिया। तो किस तरफ से आ रहा था? कितनी रफ्तार? दिल्ली की तरफ से आ रहा था और सीधा ही बूथ की तरफ चढ़ा आया, जिससे दर्शन के दोनों पैरों में चोट आई है, काफ़ी मूले में चोट आई है और उसकी सीरियस हालत देखते हुए 2 जवान भीतर थे, वो भी बच गए जी। उसको फिर मेट्रो हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ उसका उपचार चल रहा है। तो कितने चोट आई है? कितने जवान मौजूद थे उस टाइम ट्रैफिक बूथ के अंदर? 3 जवान मौजूद थे, जिनमें 2 उनके कम चोट है, एक के हल्की सी क्रॉस आई है और एक सही है। तो क्या वजह मानते, किसकी लापरवाही है इतनी? देखो जी, ये तो क्या कह सकते हैं, हादसा है। पलवल की आपको बता दें कि पलवल में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला कार्यकर्ता मिलन समारोह में पहुंचे। इस दौरान ओम प्रकाश चौटाला ने विरोधी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ऐलानाबाद उपचुनाव में हार से डरी हुई है, इसलिए उपचुनाव कराने से कतरा रही है। जब भी ऐलानाबाद उपचुनाव होगा तो वहां निश्चित तौर पर इनेलो की जीत होगी और आने वाली सरकार भी प्रदेश में इनेलो पार्टी की ही होगी, क्योंकि जनता मौजूदा सरकार से बेहद दुखी है और कांग्रेस के शासन को पहले ही देख चुकी है। जेल से बाहर आने के बाद इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला पहले किसानों के धरना स्थल पर पहुंचे और किसान आंदोलन के जरिए पार्टी के खोए हुए जनाधार को एक बार फिर से पाने की कोशिश की थी। अब इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के हर जिले में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी उनके पुराने साथी दूसरे दलों में चले गए हैं वो वहां जाकर पक्षता रखें और उन्हें फिर से इनेलो पार्टी के साथ जोड़ने के लिए उनसे बातचीत करें और संगठन को मजबूत बनाएं। इनेलो पार्टी एक ऐसा संगठन है जो सभी धर्म और छत्तीस बिरादरी के लोगों से बना है और मौजूदा सत्ताधारी पार्टी ने समाज को बांटने का काम किया है। बकरे की मां कैसा चुनाव तो इन्हें कराना ही पड़ेगा और मैं आपको वायदा दे करके जा रहा हूं, जब भी चुनाव होंगे ऐलानाबाद में इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के उम्मीदवार के मुकाबले में जितने भी लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे उन सब की जमानत जब्त होगी। आपका प्रत्याशी भारी मतों से विजयी हो और जब भारी मतों से आपका उम्मीदवार विजयी होगा तो फिर सरकार में खलबली मच जाएगी, संगठन टूट जाएंगे, इनके चुने हुए प्रतिनिधि इनको छोड़ करके भाग जाए और सरकार जब अलग में होगी तो हिम्मत का चुनाव निश्चित रूप से
आपको 4 साल इंतजार करने की जरूरत है। मध्यावधि चुनाव जब होंगे तो फिर निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश में आपकी सरकार, अगर सरकार आपकी बनेगी तो फिर आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले, लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करे, विकास के कामों को गति दे। और अगर कोई नालायक सरकार ये काम करने के लिए तैयार ना हो फिर जनतांत्रिक तरीके से उन्हें त्याग पत्र दे देना चाहिए। और वो त्याग पत्र अगर ना दे तो फिर लोगों की जिम्मेवारी है कि उनको सरकार से। अगली खबर की ओर आपको बता दें कि चांदहट थाना क्षेत्र अंतर्गत पारिवारिक झगड़े के चलते पति पत्नी द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में 174 की कार्यवाही अमल में लाई है। जांच अधिकारी एएसआई जोगिंदर सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना प्राप्त हुई थी कि पलवल के गांव सोलड़ा में बने एक घर में टीटू व उसकी पत्नी खुशबू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया है। पुलिस का कहना है कि मृतकों के परिजनों ने पुलिस को बताया है कि 1 साल पहले गांव सोलड़ा निवासी 20 वर्षीय टीटू के साथ गांव महमदपुर जिला बुलंदशहर यूपी निवासी 19 वर्षीय खुशबू की शादी हुई थी। शादी के बाद से दोनों परिवार से अलग रहने लगे। टीटू व खुशबू का किसी बात को लेकर आपस में पारिवारिक झगड़ा चल रहा था। 2 दिन पहले भी दोनों में किसी बात को लेकर मनमुटाव व कहासुनी हो गई, जिन्हें परिवार वालों ने समझा बुझाकर शांत करा दिया। हाँ सर, बताओगे कि पति पत्नी ने आत्महत्या की है, क्या मामला है पूरा? ये टीटू सन ऑफ भरतपाल निवासी गाँव सोलड़ा और उसकी पत्नी खुशबू वाइफ ऑफ टीटू, जिनमें आपसी कोई झगड़ा करने से इन दोनों ने अपने आत्महत्या कर ली अपने घर में ही, और दोनों ही पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। किसी ने कोई अभी कंप्लेंट वैसी तो दी नहीं है। कब सूचना मिली थी सर पुलिस को? हमें 8 बजे करीब। किस चीज़ से फांसी लगाई है कुछ? एक ने तो लगाई रस्सी से, एक ने कपड़े से। पोस्टमार्टम चल रहा है? पोस्टमार्टम हो रहा है। इनका कोई आपसी मनमुटाव था जिसको लेकर ये कदम उठाना पड़ेगा? परिवार वाले बता रहे हैं ये अलग रहते थे परिवार वालों से, बस ये बता रहे हैं कि आपसे मर गया कोई, आपको कोई पति पत्नी का झगड़ा था। तो कोई कमरे में और कोई भी था?